कभी सोचा है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने भारत की आज़ादी से भी पहले एक आत्मनिर्भर और ताकतवर भारत का सपना देखा। एक ऐसा भारत जो साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। तो आज हम बात करेंगे उसी महान दूरदर्शी वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की। चलिए उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, साल था 1944। भारत की आज़ादी अभी 3 साल दूर थी। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उस माहौल में होमी भाभा भारत के आत्मनिर्भर न्यूक्लियर फ्यूचर की नींव रख रहे थे। ये उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता की सिर्फ एक झलक थी। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे होमी भाभा और ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो उन्हें इतना असाधारण बनाती थी। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक असाधारण प्रतिभा से और एक ऐसे फैसले से जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि आने वाले भारत की तकदीर बदल कर रख दी। देखिए, होमी भाभा को सिर्फ एक साइंटिस्ट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। उनकी काबिलियत कई फील्ड्स में थी। कोई और नहीं बल्कि खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने उन्हें आज का लियोनार्डो द विंची कहा था, और वो भी तब जब भाभा सिर्फ 32 साल के थे। मतलब सोचिए, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, ऐसा लगता था कि कोई ऐसा फील्ड ही नहीं था जो उनकी पकड़ से बाहर हो। अब जरा उस फैसले की मुश्किल को समझिए। एक तरफ थी कैम्ब्रिज की एक सेटल्ड आरामदायक जिंदगी, एक जमा जमाया करियर, और दूसरी तरफ अपना देश जो उस वक्त गुलाम था, जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, जीरो से शुरू करना था। नई संस्थाएं बनानी थी, नई नींव रखनी थी। तो उन्होंने क्या चुना होगा? इसका जवाब उनके अपने शब्दों में ही मिलता है। अपने पिता को लिखे खत में उन्होंने कहा था, मेरे अंदर फिजिक्स करने की आग जल रही है, बस यही मेरा एकमात्र जुनून है। तो ये साफ था, ये कोई नौकरी या करियर का मामला नहीं था। ये एक पैशन था, एक जुनून जो उन्हें वापस अपने वतन खींच लाया। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भाभा उस वक्त छुट्टियों के लिए इंडिया आए हुए थे और यहीं फंसकर रह गए। और जो सिर्फ एक छोटी सी वेकेशन होनी थी, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन गई, देश की सेवा का मिशन। तो ठीक है, वो भारत में रुक तो गए, लेकिन अब सवाल ये था कि इस मिशन को शक्ल कैसे दी जाए। उनका विजन क्या था? उनके इस बड़े विजन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था TIFR, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उनका सपना था कि इंडिया में ही एक ऐसा माहौल बनाया जाए जैसा कैम्ब्रिज या पेरिस में होता है, जहां देश के बल्कि दुनिया के बेस्ट माइंड्स फंडामेंटल फिजिक्स पे रिसर्च कर सकें। और फिर आया विजन का दूसरा हिस्सा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी AEC। अब ये कोई आम सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे बहुत पावरफुल बनाया गया था। ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। क्यों? ताकि सरकारी ढिलाई और लाल फीताशाही भारत के एटॉमिक प्रोग्राम की रफ्तार को कम ना कर पाए। तो अब TIFR और AEC, इन दो मजबूत पिलर्स के साथ भाभा ने भारत को एक नए दौर में ले जाने की तैयारी कर ली थी, परमाणु युग। भाभा की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके बनाए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में। देखिए, ये कोई कॉपी पेस्ट प्रोग्राम नहीं था। इसे खास तौर पर भारत की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया था। हमारे पास जो रिसोर्स थे उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। पहला स्टेप, हमारे पास जो नेचुरल यूरेनियम है उससे प्लूटोनियम बनाना। दूसरा स्टेप, उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हमारे विशाल थोरियम भंडारों को यूरेनियम 233 में बदलना। और फाइनली तीसरा स्टेप, ECU-233 से ब्रीडर रिएक्टर्स चलाना, जो भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देंगे। और हाँ, ये सब बातें सिर्फ कागज पर नहीं थीं। जरा काम की रफ्तार देखिए। 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की नींव रखी गई। उसके ठीक 2 साल बाद 1956 में अप्सरा चालू हो गया। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि सोवियत संघ के बाहर पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। और 1964 आते आते तो भारत प्लूटोनियम बनाने की तकनीक में भी माहिर हो चुका था। लेकिन विज्ञान की ये तेज रफ्तार तरक्की भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा था, जिसे न्यूक्लियर डायलेमा भी कहा जाता है। तारीख थी 16 अक्टूबर 1964। इस दिन सब कुछ बदल गया। पड़ोसी देश चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस धमाके की गूंज ने भारत की न्यूक्लियर सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। चीन के टेस्ट के फौरन बाद भाभा ने एकदम साफ साफ कहा कि अब भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने होंगे। उनका तो ये भी कहना था कि इंडिया ये काम सिर्फ 18 महीने में और बहुत कम खर्च में कर सकता है। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू में तो डिप्लोमैटिक रास्ते तलाशे, लेकिन फिर उन्होंने एक अहम फैसला लिया।
उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक यानी पीएनई पर स्टडी की इजाज़त दे दी। अब ये नाम भले ही शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत गहरे थे। और बस यहीं से इंडिया की न्यूक्लियर ऑप्शन पॉलिसी की शुरुआत हुई। मतलब क्या था इसका? सिंपल, हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन बम बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम किसी से पीछे न रहें। लेकिन इससे पहले कि भाभा अपने इस विजन को पूरा होते देख पाते, उनकी कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत हो गया। पर उनकी बनाई विरासत आज भी हमारे साथ है। सिर्फ 56 साल, इतनी ही उम्र थी उनकी जब 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट यूरोप के मॉन्ट ब्लैंक पहाड़ों में क्रैश हो गई। उस फ्लाइट में होमी भाभा भी सफर कर रहे थे। अफसोस, कोई नहीं बचा। तो क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? देखिए, आज तक ये थ्योरीज चलती हैं कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए CIA ने ये करवाया था। लेकिन ये भी सच है कि इन दावों का कोई भी पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। उनकी जिंदगी वाकई एक अधूरी धुन की तरह है, लेकिन एक ऐसी धुन जो आज भी गूंजती है। हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कहते ही हैं, पर वो उससे कहीं ज्यादा थे। TIFR और बार्ट जैसे बड़े बड़े संस्थान उन्होंने ही बनाए, स्पेस साइंस और रेडियो एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी, और तो और मॉडर्न इंडियन आर्ट के भी वो बहुत बड़े सपोर्टर थे। होमी भाभा ने एक साइंटिफिक सुपर पावर की नींव रख दी थी। लेकिन ये सवाल आज भी हवा में तैरता है कि अगर वो प्लेन क्रैश ना हुआ होता, अगर उनकी वो धुन अधूरी ना रही होती, तो आज का भारत